नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बायोग्राफिस्ट पर। एक आदमी जो खुद चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन जिसके आइडियाज और प्लानिंग पूरे देश की पॉलिटिक्स बदल देते हैं। नाम प्रशांत किशोर। लेकिन जो आदमी कभी किंग मेकर के नाम से जाना जाता था, वो खुद बिहार इलेक्शन में बुरी तरह से हार गया। क्यों हार गए प्रशांत किशोर बिहार इलेक्शन में? 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शन में उनकी जन स्वराज पार्टी का नतीजा 0 सीटें, सिर्फ 3.5% वोट शेयर। 238 सीटों पर लड़े, 236 पर डिपॉजिट तक गवा दिया। ये डेबू इतना बुरा क्यों हो गया? आज हम डीप डाइव करेंगे, बैकग्राउंड से लेकर 8 मेन रीजंस तक। हर रीजन को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। फैक्ट्स, कोट्स, डेटा, एग्जाम्पल सब शामिल किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। पार्ट 1, प्रशांत किशोर के बैकग्राउंड, स्ट्रैटेजिस्ट से लेकर पॉलिटिशियन तक। दोस्तों, प्रशांत किशोर की स्टोरी समझना जरूरी है, क्योंकि हर उनकी सक्सेस की स्टोरी का उल्टा चेहरा है। प्रशांत किशोर ने पब्लिक हेल्थ में हायर स्टडीज पूरी की और इसी बैकग्राउंड की वजह से उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स पर 8 साल तक काम किया। 2011 में वो भारत लौटने के बाद उनकी पहली असाइनमेंट थी बीजेपी को गुजरात में 2012 के चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत दिलवाना। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2011 से 2014 के बीच प्रशांत किशोर ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर एक ऐसा कैंपेन डिजाइन किया जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। सबका साथ सबका विकास, चाय पे चर्चा, अच्छे दिन। बीजेपी का ये कैंपेन पीके का ब्रेन चाइल्ड था। नतीजा, बीजेपी को 282 सीटें और नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। फिर 2015 बिहार, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को एक किया, महागठबंधन बनाया, एनडीए को बुरी तरह से हराया। पीके ने साबित किया कि ये अलायंस और ग्राउंड स्ट्रेटेजी मोदी वेव को भी रोक सकती है। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2017 पंजाब इलेक्शन, अमरिंदर सिंह। 2019 आंध्र प्रदेश इलेक्शन, वाई जगनमोहन रेड्डी। 2020 दिल्ली इलेक्शन, अरविंद केजरीवाल। 2021 वेस्ट बंगाल इलेक्शन, ममता बनर्जी। 2021 तमिलनाडु इलेक्शन, के सेंथिल। लेकिन एक एक्सेप्शन था, 2017 कांग्रेस उत्तर प्रदेश इलेक्शन। इस बार खुद पीके भी कांग्रेस को इलेक्शन जितवा न सके। इन लगातार जीतों के बाद 2021 में प्रशांत किशोर ने सबको चौंका देने वाला फैसला लिया। एनडीटीवी पर एक इंटरव्यू में उन्होंने पब्लिकली कहा, मैं इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर आगे काम नहीं करना चाहता। लेकिन ये रिटायरमेंट अनाउंसमेंट नहीं थी, बल्कि एक आइडेंटिटी शिफ्ट था। और इस शिफ्ट की शुरुआत उन्होंने अपने होम स्टेट बिहार से ही की। अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत उन्होंने जन स्वराज पदयात्रा से की। ये पदयात्रा 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी जी की जयंती पर उनके चंपारण के भितेहरवा आश्रम से शुरू हुई, जिस आश्रम से महात्मा गांधी जी ने सन 1917 में सत्याग्रह आंदोलन का शुभारंभ किया था। 3500 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा, इस यात्रा के दौरान मैं ना तो दिल्ली जाऊंगा और ना ही पटना, बल्कि स्थानीय लोगों से मिलूंगा और उनकी बुनियादी समस्याओं पर उनकी राय लूंगा। 2 साल तक चली इस पदयात्रा के बाद 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसने 2025 के बिहार इलेक्शन में 238 सीटें लड़ी, लेकिन नतीजा 0। और इतना ही नहीं, 236 सीटों पर डिपॉजिट तक गंवाना पड़ा। वोट शेयर केवल 3.5%। प्रशांत किशोर ने हार की जिम्मेदारी ली और एक दिन का मौन व्रत रखा। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्या कारण था इतनी बड़ी हार के पीछे? चलिए जानते हैं। पीके का खुद इलेक्शन ही लड़ने का फैसला। राघोपुर तेजस्वी यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीके ने भरी सभा में कहा, अगर प्रशांत किशोर राघोपुर से लड़ेगा तो तेजस्वी यादव का वही हाल होगा जो राहुल गांधी का 2019 में अमेठी में हुआ था। लेकिन दूसरे ही दिन फैसला लिया कि वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इनके इस रवैये ने सिर्फ वोटर्स को नहीं, बल्कि उनके सपोर्टर्स को भी दुविधा में डाल दिया। अगर पार्टी लीडर को खुद पे ही भरोसा नहीं है तो वोटर्स पार्टी को अपना वोट क्यों देंगे, खासकर बिहार जैसे स्टेट में जहां सीएम का फेस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। पीके ने बाद में अपनी गलती कबूल करते हुए कहा, ये बड़ी मिस्टेक थी, मैंने अपना सर्वे खुद नहीं किया, ब्लाइंड खिल गया। नतीजा, पार्टी को पर्सनल ब्रांडिंग का फायदा नहीं मिला, जो पीके की ताकत थी। कास्ट पॉलिटिक्स, बिहार की रियलिटी। पीके का मंत्र था डेवलपमेंट फर्स्ट, कास्ट लास्ट। लेकिन ये थ्योरी में सही लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में बिहार की 60% वोटिंग कास्ट पर डिपेंड करती है। ईबीसी 36%, ओबीसी 27%, यादव 14%, मुस्लिम 17%। ये इक्वेशन आसानी से ब्रेक नहीं होता। जन स्वराज पार्टी ने मेरिट बेस्ड कैंडिडेट चुने, कास्ट बैलेंस को थोड़ा इग्नोर ही किया। रिजल्ट, वोटर्स अपनी पुरानी लॉयल्टी पर चले। आरजेडी को यादव मुस्लिम, एनडीए को ईबीसी उच्च कास्ट। एग्जाम्पल, वैशाली में जन स्वराज का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से था, लेकिन लोकल ईबीसी वोटर्स जेडीयू की तरफ गए। सीडीएसएस सर्वे, 65% वोटर्स ने कहा कास्ट इशू इग्नोर करने से कनेक्ट ही नहीं हुआ।
पीके ने कहा हम कास्ट पॉइजन नहीं फैलाना चाहते, लेकिन रियलिटी ये है कि बिना बैलेंस के जीत मुश्किल थी। इनफैक्ट जन स्वराज का 3.5% वोट शेयर ज़्यादातर अर्बन एजुकेटेड वोटर से ही आया था, ग्रामीण बिहार में 1% से भी कम। ये रीजन दिखाता है कि आइडियलिज्म रियल पॉलिटिक्स से हार जाता है। रीजन 3 ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस, ग्राउंड लेवल पर जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, बिहार जैसे स्टेट में इलेक्शन जीतना मतलब बूथ लेवल पर कंट्रोल। बीजेपी और जेडीयू के 5 दशकों का नेटवर्क है, 2 लाख से ज़्यादा एक्टिव वर्कर्स, हर गांव में बूथ कमेटी, डोर टू डोर कैंपेन। अब बात करते हैं जन स्वराज पार्टी की। पीके की पदयात्रा तो कमाल की थी, लेकिन उसके बाद क्या? कोई स्ट्रक्चर्ड पार्टी बिल्डिंग नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लीडर्स की कमी। पोस्ट पोल सर्वेज में 70% कॉन्स्टिट्यूंस में जन स्वराज पार्टी का मोबिलाइजेशन फेल दिखा। फॉर एग्जाम्पल, पटना साहिब में जन स्वराज को सिर्फ 4% वोट मिले, क्योंकि वहां पर बीजेपी के पास करीब 500 से ज़्यादा वर्कर्स थे, जो आखिरी दिन तक वोटर्स को लाइन में लगवाते रहे। पीके ने खुद प्रेस में एडमिट किया कि हमने सोचा पीके का नाम काफ़ी है, लेकिन ग्राउंड वर्क मिसिंग था। पार्टी को 5 से 10 साल लगते हैं बिल्ड होने में, हमने सिर्फ 2 साल में ट्राई किया। इनफैक्ट 236 सीटों पर डिपॉजिट का लॉस, जो करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान था। ये रिजल्ट काफ़ी बेसिक था, लेकिन सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट रीजन 4 जल्दबाजी, टू मेनी सीट्स टू सून। न्यू पार्टीज जैसे आपने दिल्ली में पहले 20-30 सीटों से शुरू किया, लोकल लीडर्स बनाए, लेकिन जन स्वराज पार्टी ने ऐसा नहीं किया। मौजूदगी सब जगह पे फोकस नहीं किया, कोई मिड लेवल लीडर्स नहीं उभरे, सिर्फ पीके का फेस वैल्यू। मुजफ्फरपुर में जन स्वराज का कैंडिडेट अनजान था, जबकि आरजेडी का कैंडिडेट लोकल चेहरा था। रिजल्ट 2% वोट। कई सारे सर्वेस के मुताबिक अगर 100 सीटों पर फोकस करें तो 10 से 15 सीटें जीते जा सकते थे। ये स्ट्रैटेजिक एरर था, जिसने पीके की स्ट्रैटेजिक इमेज को ही हिट किया। रीजन 5 कम्युनिकेशन गैप एंड अरोगेंस। पीके के टीवी डिबेट्स और इंटरव्यूज में अरोगेंस झलकता था। नीतीश फेल है, सिस्टम चेंज होगा, ये इलाइट क्लास को अटैक करता, लेकिन ग्रामीण वोटर को दूर भगाता। मैसेज क्लियर था, माइग्रेशन, एजुकेशन, लेकिन प्रैक्टिकल प्लान जैसे माइग्रेशन के लिए 10 लाख जॉब कैसे, ये डिटेल्स मिसिंग थे। सोशल मीडिया पर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर, लेकिन रियल कनेक्शन जीरो। फॉर एग्जाम्पल, एक वायरल क्लिप में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को टायर्ड कहा, जो बीजेपी को हेल्प कर गया। एनडीटीवी के एनालिसिस अनुसार इस आरोगेंस ने इलाइट क्लास को तो अट्रैक्ट किया, लेकिन बिहारी वोटर्स को आउटसाइडर फील कराया। उन्होंने कहा कि हमने मैसेज सिंपल रखा, लेकिन लोकल लैंग्वेज में नहीं पहुंचाया। इसका इफेक्ट ये हुआ कि 50% वोटर्स ने कहा हमें समझ ही नहीं आया कि जन स्वराज से क्या फ़ायदा होगा। रीजन 6 सोशल मीडिया वर्सेस रियल वोट्स, डिजिटल ट्रैप। जन स्वराज ने हेवी डिजिटल कैंपेन चलाया, ट्विटर थ्रेड्स, इंस्टा रील्स, यूट्यूब लाइव्स। प्रशांत किशोर के वीडियोस वायरल हुए, लेकिन बिहार में 50% पॉपुलेशन रूरल है, इंटरनेट एक्सेस लो। वोटर्स ने कहा डिजिटल पर देखा, लेकिन वोटिंग बूथ पर पुरानी पार्टियां सेफ लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि जन स्वराज का 3.5% वोट में से 60% वोट अर्बन से था, रूरल में 1% से भी कम। पटना और भागलपुर जैसे शहरों में 8 से 10% वोट, लेकिन मुजफ्फरपुर, दरभंगा, रूरल में 1 से 2% वोट। द प्रिंट रिपोर्ट, डिजिटल पर रियल मोबिलाइजेशन नहीं रिप्लेस करता। पीके ने एडमिट किया कि सोशल मीडिया हमारा स्ट्रेंथ था, लेकिन ग्रामीण रीच मिसिंग थी। स्पॉइलर रोल, जीतने की बजाय दूसरों को नुकसान। जन स्वराज थर्ड फोर्स बनना चाहता था, लेकिन स्पॉइलर फोर्स बन गया। 35 सीटों पर जन स्वराज के वोट्स ने विनिंग मार्जिन से ज़्यादा लिया। एमजीपी को 18 सीटें गंवानी पड़ी, एनडीए को 15, बीजेपी की 6, जेडीयू की 5 सीटें प्रभावित, लेकिन जन स्वराज को 0 गेन। सहरसा में जन स्वराज ने 12% वोट लिए, जो आरजेडी की जीत छीन ली। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार पीके ने बिहार वर्डिक्ट को टिल्ट किया, लेकिन खुद को मार्जिन पर धकेल दिया। पीके ने कहा हम स्पॉइलर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन वोटर्स ने एक्सपेरिमेंट किया। इनफैक्ट अलायंस मजबूत हो गई और जन स्वराज को वोट वेस्ट टैग लग गया। रीजन 8 इलेक्शन नैरेटिव का डोमिनेशन। नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव। 2025 का मेन नैरेटिव नीतीश की स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट वर्सेस तेजस्वी यादव की न्यू जॉब्स एंड चेंज। जन स्वराज ने अच्छे इश्यूज रेज किए, माइग्रेशन, एजुकेशन, लेकिन सेंट्रल स्टोरी से बाहर। मीडिया और कैंपेन में भी नीतीश वर्सेस तेजस्वी पर फोकस ज़्यादा था। टीवी डिबेट्स में 80% टाइम एनडीए एमजीपी पर, जन स्वराज को 10%। पीके को मार्जिन्स पर धकेल दिया। यूथ वोट कंसोलिडेट नहीं कर सका, क्योंकि तेजस्वी ने उसे कैप्चर कर लिया। प्रशांत किशोर ने कहा नैरेटिव हमारा था, लेकिन एग्जीक्यूशन में हम हार गए। इनफैक्ट जन स्वराज अल्टरनेटिव रह गया, मेन स्ट्रीम नहीं। दोस्तों, पीके की हार इंडियन डेमोक्रेसी की वैलिडेशन है। शॉर्टकट्स काम नहीं करते, पेशेंस चाहिए। जन स्वराज ने माइग्रेशन, एजुकेशन पर डिबेट शुरू किया। पीके का वादा है कि वो 2 गुना मेहनत करेंगे और 2030 तक कमबैक करेंगे। क्या ये कमबैक पॉसिबल है?
आपका क्या सोचना है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।